नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने शुरू किया है आदिकाल और आदिकाल में हम पढ़ रहे हैं नाथ साहित्य। पिछली कक्षा में हमने नाथ साहित्य के जो प्रथम नाथ हैं मच्छंदर नाथ, उनके बारे में पढ़ा। हमने देखा कि उनके द्वारा रचित रचनाएं क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उन्होंने मच्छंदर नाथ के बारे में क्या कहा। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं गोरखनाथ। यहाँ से प्यारे साथियों, आप हिंदी विषय से जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनना तय ही है। चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना है आज के क्लास में। अगर हम बात करें गोरखनाथ जी के समय के बारे में तो विद्वानों में ढेर सारा मतभेद देखने को मिलता है। राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि इनका जो समय है प्यारे साथियों, यह 845 ईस्वी है। इनका जो समय है वह 845 ईस्वी है। किनके अनुसार? राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार। यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनका समय 9वीं शताब्दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इनका जो समय है वह 9वीं शताब्दी है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी कहते हैं कि इनका जो समय है वह 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी है। और राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जो समय मानते हैं प्यारे साथियों, वह मानते हैं 13वीं शताब्दी मानते हैं। और प्यारे साथियों, यही जो है सर्वमान्य मत है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं और यही मत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्यारे साथी, इस बात का ध्यान रखेंगे। इनके समय के बारे में राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि इनका जो समय है 845 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनका जो समय है 9वीं शताब्दी है। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी कहते हैं इनका जो समय है वह 11वीं शताब्दी है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जो समय बताते हैं वह बताते हैं 13वीं शताब्दी। और यही मत प्यारे साथियों सर्वमान्य मत है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। इनके जन्म के बारे में बात करें तो कांगड़ा, और इनके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो गोरखपुर यूपी में है। और जात की बात करें तो प्यारे साथियों में यह जात के ब्राह्मण थे। और गुरु की बात करें तो उनके गुरु मच्छंदर नाथ जी, जिनको हम मीननाथ या मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से प्यारे साथियों इनके समय के बारे में जो कहा गया है ये मत आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे साथी, उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनके रचनाओं में भी ढेर सारा मतभेद देखने को मिलता है। जैसे माना गया है कि इनकी कुल रचनाओं की जो संख्या है वो है 40। कुल रचनाओं की जो संख्या है वह 40 माना गया है। कुल रचनाओं की संख्या 40 माना गया है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने इनकी जो प्रमाणिक रचनाओं की संख्या माना है प्यारे साथियों, वह माना है कितना? 10 माना है। केवल 10 ऐसी रचनाएं हैं जो प्रमाणिक हैं, यह मानते हैं मिश्र बंधु लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख करते हुए 13 को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन 1942 ईस्वी में गोरखबानी के नाम से किया।
अब यह मानते हैं कि 14 रचनाएं हैं, जिसमें से 13 रचनाएं प्रामाणिक हैं, 13 रचनाएं प्रामाणिक हैं और एक रचना जो मिलेगी अप्रमाणिक मिलेगी, एक रचना जो है अप्रमाणिक मिलेगी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक रचना जो अप्रमाणिक है, शिष्यादर्शन, उसी के बारे में। इन 14 रचनाओं में से एक रचना ऐसे मिलेगी जो अप्रमाणिक होगी और 13 रचना जो है प्रमाणिक होगी। लेकिन प्यारे साथियों, अधिकतर जो है बुक्स जो दिए गए हैं उनमें जो है ये 14 रचनाएं ही प्रमाणिक रूप में मानी जाती है। लेकिन जब और तथ्यों को आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा एक रचना ऐसी है जो अप्रमाणिक भी है। अब यहीं पर डॉक्टर बच्चन सिंह गोरखबानी का संपादन 1930 ईस्वी को मानते हैं। अब देख लीजिए, बताया जा रहा है कि 1942, लेकिन बच्चन सिंह यही कहते हैं क्या कि नहीं, जो गोरखबानी का संपादन हुआ है वह हुआ है 1930 ईस्वी। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार जो रचनाएं हैं इनकी, वो क्या क्या रचनाएं हैं, आइए उन रचनाओं के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उन रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो रचनाएं क्या हैं। ठीक है ना। अब ये 14 रचनाएं होंगी, जिनमें से 13 प्रमाणिक होंगी और एक रचना जो है अप्रमाणिक होगा। सबसे पहले प्यारे साथियों मिलेगा प्यारे साथियों शब्द, सबसे पहले मिलेगा प्यारे साथियों शब्द, फिर मिलेगा पद। तो देखते हैं शब्द को पहले। शब्द इसी को प्यारे साथी कहते हैं शब्द, इसी को कहते हैं शब्द। और यह सबसे प्रामाणिक सबसे प्रामाणिक रचना है, सबसे प्रामाणिक रचना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। अब इसके बाद प्यारे साथियों अगली जो रचना है वह है पद, अगली जो रचना है वो पद। फिर मिलेगा आपको शिष्यादर्शन, हम इसी की बात कर रहे थे। और यही जो रचना है प्यारे साथियों अप्रमाणिक माना जाता है, अप्रमाणिक माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर मिलेगा प्यारे साथियों प्राण संकली मिलेगा, गोरखनाथ जी की जो रचना प्राण संकल मिलेगा। फिर प्यारे साथियों हमें मिलेगा आत्मबोध मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मिला शब्द, जिसको हम शब्द कहते हैं, जो सबसे प्रमाणिक रचना है। इसके बाद पद, फिर जो है शिष्यादर्शन, फिर प्राण संकली, फिर आत्मबोध, फिर प्यारे साथियों हमें मिलेगा मच्छिंद्र गोरखबोध, मच्छिंद्र गोरखबोध। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मिलेगा हमें अभय मात्रा, जोग, इसी को योग भी कहते हैं, जोग। ठीक है, फिर मिलेगा प्यारे साथियों 15 तीर्थ मिलेगा। फिर प्यारे साथियों मिलेगा पंच मात्रा मिलेगा, प्यारे साथियों पंच मात्रा मिलेगा। फिर मिलेगा पंच मात्रा हो गया। फिर मिलेगा ज्ञान चौतीसा मिलेगा। फिर मिलेगा ज्ञान चौतीसा। इसके बाद प्यारे साथी बात करें तो ज्ञान चौतीसा के बाद मिलेगा, यह हो गया शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध, मच्छिंद्र गोरखबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, पंच मात्रा, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान तिलक हो गया प्यारे साथी। इसके बाद हमें मिलेगा, ज्ञान तिलक के बाद मिलेगा रोमावली।
दो रचनाएं और रह गई, शब्दी शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध, मच्छिंद्र गोरखबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान तिलक, रोमावली। इसके बाद प्यारे साथियों रह गया है नरव्य, नरव्य, नरव्य बोध, नरव्य बोध, नरव्य बोध रह गया प्यारे साथियों। इसके बाद अगर एक रचना और अगर हम देखें, एक रचना और रह गया हमारे पास, वह भी किसी न किसी अंक से ही शुरू होगा। 15 तिथि, पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा, एक और क्या है, एक है प्यारे साथी सप्तवार, सप्तवार है, सप्तवार है। ठीक है, अब याद कैसे आप रखेंगे, देखिए शब्दी शब्द, पद, शिष्यादर्शन, ये तो आपको याद ही हो जाएगा जब आप एक दो बार लिखेंगे। प्राण संकली, आत्मबोध, मच्छिंद्र गोरखबोध, अभय मात्रा। यहाँ पर देखिए 15 पंच और 34 ऐसे सप्त, ये 4 रचनाएं आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। ज्ञान, रोमावली, नरव्य बोध, रोमावली, नरव्य बोध। तो आप अपने तरीके से याद करेंगे, आप 2 से 3 बार एक बार तो लिख कर देखिए, आपको ये तैयार हो जाएगा, याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन रचनाओं में से शब्दी, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध और पंचमात्रा, ज्ञान तिलक, रोमावली, नरव्य बोध, सप्तवार, ये रचनाएं आप याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए अगर हम आगे बात करें प्यारे साथियों, तो इनकी रचनाओं में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। क्या है वो अन्य रचनाएं, आप हम समझते हैं। मिलेगा गोरख, गोरख, गोरख गणेश, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी। प्यारे साथी गोरख गणेश गोष्ठी। फिर मिलेगा दत्त गोरख संवाद, दत्त गोरख, गोरख, दत्त गोरख संवाद, दत्त गोरख संवाद। फिर हमें मिलेगा महेंद्र गोरख बोध, महेंद्र गोरख बोध, महेंद्र गोरख बोध। प्यारे साथी महेंद्र गोरख बोध हो गया। इसके बाद हमें मिलेगा गोरख सार, गोरख सार, गोरख सार, गोरख सार। गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महेंद्र गोरख बोध, गोरख सार हो गया। इसके बाद योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। अभी यही संस्कृत वाले हिस्से में भी यही मिलेगा, योग चिंतामणि। फिर ज्ञानामृत योग मिलेगा, ज्ञानामृत, ज्ञानामृत योग मिलेगा, ज्ञानामृत योग मिलेगा, ज्ञानामृत योग मिलेगा। इसके बाद प्यारे साथी मिलेगा योग बीज मिलेगा, योग बीज मिलेगा, योग बीज हो गया, योग बीज हो गया प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम देखें गोरखनाथ की वाणी मिलेगा, गोरखनाथ की वाणी, गोरखनाथ की वाणी, गोरखनाथ की वाणी। फिर हमारे प्यारे साथी मिलेगा योगेश्वरी साखी, योगेश्वरी साखी, योगेश्वरी, योगेश्वरी साखी, योगेश्वरी साखी, योगेश्वरी साखी। एक रचना और रह गया योगेश्वरी साखी के बाद एक रचना और रह गया गोरख गणेश गोष्ठी हो गया, दत्त गोरख संवाद हो गया, महेंद्र गोरख बोध हो गया, गोरख सार हो गया, योग चिंतामणि हो गया, ज्ञानामृत योग हो गया, योग बीज हो गया, गोरखनाथ की वाणी हो गया, गोरखनाथ की वाणी हो गया। उसके बाद योगेश्वरी साखी हो गया। प्यारे साथियों एक रचना और शेष रह जा रही है, वह एक रचना क्या हो सकती है, वह एक रचना और शेष रह गई है। अगर यह 10 पॉइंट लिखे गए हैं प्यारे साथी तो 10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, एक रचना और है, क्या है वह है महादेव, महादेव, महादेव गोरख, महादेव गोरख संवाद है, संवाद है, महादेव गोरख संवाद है। एक संवाद यहाँ है और एक संवाद यहाँ हो गया, 2 संवाद इन 10 रचनाओं में से है।
ठीक है। चलिए, अब यह हो गया गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख समाद, महेंद्र गोरख बोध, गोरक्षार, योग चिंतामणि, ज्ञानामृत योग, योग बीज, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वर साखी, महादेव गोरख संवाद। प्यारे साथियों, यह जो रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की, यह माना जाता है इन्हीं की रचना है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात आपको क्या याद रखना है, विशेष बात आपको यह याद रखना है, विशेष बात क्या, विशेष बात याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर कहते हैं कि ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं, ये सभी की सभी रचनाएं गोरखनाथ जी की नहीं है। ये रचनाएं उनके शिष्यों द्वारा रचित किया गया है। इनके शिष्यों ने इन रचनाओं को लिखा हुआ है। इनके शिष्यों की ये रचनाएं हैं। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे जो निम्नलिखित ग्रंथ है प्यारे साथियों, आइए उन ग्रंथों के बारे में भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला ग्रंथ मिलेगा प्यारे साथी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसके बाद की रचना के बारे में बात करें तो विवेक मार्तंड, विवेक मार्तंड क्या है प्यारे साथी? विवेक मार्तंड है। इसके बाद अगर हम कहें तो शक्ति संगम तंत्र है। शक्ति संगम तंत्र हो गया, शक्ति संगम तंत्र हो गया। इसके बारे में बात करें तो निरंजन पुराण मिलेगा, निरंजन पुराण। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो हमें मिलेगा निरंजन पुराण हो गया, बैराट पुराण, बैराट, इसे विराट भी कहीं लिखा होता है, बैराट पुराण हो गया प्यारे साथी। इसके बाद गोरक्ष शतक हो जाएगा, गोरक्ष शतक हो गया। इसके बाद योग चिंतामणि माना जाता है कि यह संस्कृत रचना है। योग चिंतामणि ये मैं नहीं कह रहा हूं प्यारे साथी, किताबों में इंक्लूड किया गया है, किताबों में रखा गया है, ठीक है। योग सिद्धांत पद्धति हो गया, योग सिद्धांत पद्धति हो गया प्यारे साथी, योग सिद्धांत पद्धति हो गया। प्यारे साथियों, ये जो रचना आप देख रहे हैं यह माना जाता है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखित जो है रचनाएं हैं। क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, शक्ति संगम तंत्र है, निरंजन पुराण है, बैराट पुराण है, गोरक्ष शतक है, योग चिंतामणि है, योग सिद्धांत पद्धति है प्यारे साथी, योग सिद्धांत पद्धति है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से अगर आपको ध्यान रखना है तो विवेक मार्तंड, गोरक्ष शतक, गोरक्ष लिखा होगा तो आप सीधे समझ जाएंगे गोरखनाथ की ही बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद निरंजन पुराण को ध्यान रखेंगे, बैराट पुराण को भी ध्यान रखेंगे, योग चिंतामणि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, योग चिंतामणि महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन रचनाओं के बारे में दो पंक्तियां कही गई हैं। क्या कही गई हैं समझने की कोशिश करते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किसकी बात कहा गया है? यह गोरखनाथ की प्रमुख दार्शनिक कृति है। इसमें नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। योग ब्रह्म ज्ञान, शरीर के रहस्य और साधना की गुण विधियों पर विशेष बल दिया गया है। इस रचना में इन्हीं की बात की गई है। विवेक मार्तंड के बारे में बात करें तो इस ग्रंथ में योग और आत्मज्ञान का विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटाकर एक आत्मा की बात करता है। इसमें आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटा दिया जाता है। कहा जाता है वो क्या है? अभेद है। एक की बात करता है साधक के लिए विवेक
को सबसे बड़ा दीपक बताया गया है, साधक को सबसे बड़ा दीपक बताया गया है। शक्ति संगम तंत्र में क्या कहा गया है? यह ग्रंथ तांत्रिक प्रकृति का है। यह ग्रंथ शक्ति से ही समझ लीजिए, यह ग्रंथ तांत्रिक प्रकृति का है, जिसमें शक्ति और शिव के संगम की प्रक्रिया और साधना का वर्णन मिलता है। इसमें तांत्रिक योग, कुंडलिनी और चक्रों की चर्चा भी होती है। तो इसमें तंत्र विद्या की बात की गई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंजन पुराण की बात करें तो इस रचना में निराकार ब्रह्म की उपासना और निर्गुण भक्ति का महत्व बताया गया है। इसमें माया जाल से परे निरंजन ब्रह्म की महिमा का वर्णन मिलता है। बैराट पुराण में क्या बात कही गई है? इस ग्रंथ में ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से योग और दर्शन के व्याख्या की बात कही गई है। बैराट का अर्थ विशाल है। यह ग्रंथ जीवन और सृष्टि की व्यापक दृष्टि प्रस्तुत करता है। गोरक्ष शतक में क्या कहा गया है प्यारे साथी? गोरक्ष शतक में कहा गया है कि गोरखनाथ द्वारा रचित यह शतक 100 श्लोकों वाला ग्रंथ है, जिसमें योग, साधना, प्राणायाम, कुंभक, मुद्रा आदि का सरल वर्णन मिलता है। यह योगियों के लिए एक उपयोगी ग्रंथ है। यह योगियों के लिए एक उपयोगी ग्रंथ है। अब हम बात करें योग सिद्धांत पद्धति की। योग सिद्धांत पद्धति की बात करें प्यारे साथियों, तो योग सिद्धांत पद्धति में यह ग्रंथ योग की गुण विधियों और साधना पद्धति पर आधारित है। इसमें योग के सिद्धांत, अभ्यास की विधियां और साधक की मानसिक स्थिति पर विशेष चर्चा किया गया है, विशेष बल दिया गया है। योग चिंतामणि की बात करें तो यह ग्रंथ योगियों के लिए रहस्यमय रत्न के समान है। इसमें योग के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। योग के माध्यम से कैसे हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें यही बताया गया है। प्यारे साथी, अगर हम आगे बात करें तो गोरखनाथ के संबंध में विद्वानों के कथन दिए गए हैं। उन कथनों को आज देखेंगे कि क्या क्या कथन दिए गए हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये कहते हैं तुलसीदास जी। और यह कब कहते हैं? अपने जो है रचना कवितावली में कहते हैं। अपनी रचना कवितावली में कहते हैं। इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की है। इन्होंने अनेक योग और शैव जो संप्रदाय है उसको तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की है। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब वह 12 पंथी शाखाएं क्या थी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं प्यारे साथी। 12 पंथी शाखाओं में सबसे पहले मिलेगा संतनाथी, रामनाथी, ऐसे जो है बहुत सारे नटेश्वरी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगा। अब अगर हम देखें तो संतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी प्यारे साथी, नटेश्वरी। इसके बाद बैरागी। इसके बाद बात करें कपिलानी। इसके बाद बात करें प्यारे साथी तो माननाथी हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो माननाथी के बाद अगर हम देखें तो हमें मिलेगा आदुपंथ मिल जाएगा। आदुपंथ मिल जाएगा। आदुपंथ के बाद देखें तो प्यारे साथी कन्हड़ मिल जाएगा। कन्हड़ मिल जाएगा हमें, कन्हड़ मिल जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो गंगानाथी, ध्वजपंथ, गंगानाथी, ध्वजपंथ। एक और जो है मिलेगा प्यारे साथी 12 पंथी शाखाओं में संतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, बैरागी, कपिलानी, माननाथी, आदुपंथ, कन्हड़ और गंगानाथी और ध्वजपंथ हो गया प्यारे साथी। एक और है, इसको हम कहते हैं पागलपंथ। इसको कैसे भूला जा सकता है? पागलपंथ। ठीक है, तो यह जो 12 पंथी शाखाएं हैं
ये कहते हैं, कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं गोरखनाथ जी के संबंध में कि इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की और वह 12पंथी प्यारे साथियों यही है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, देख लेंगे। चलिए आगे बात करें प्यारे साथी। अगर हम आगे बात करें तो गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रमुख नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। कौन कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। सारे के सारे कथन प्यारे साथियों हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही समझिएगा कि जो गोरखनाथ के संबंध में कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वर उपासना के बाद विधानों मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। जब मुसलमानों का बात यहाँ किया जाए तो सीधे समझिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ये कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अब इतने बड़े स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप एक बार दो बार लिख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। गोरखनाथ ने संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर देखा गया क्या कि वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाले समस्त परंपरा रूढ़ियों पर आघात किया गया है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्ध की वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। प्यारे साथियों में जितने भी स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, कथन देख रहे हैं, किनके बारे में? गोरखनाथ के बारे में। ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए, गोरखनाथ के संबंध में कुछ विशेष तथ्य कहे गए हैं। वो विशेष तथ्य क्या हैं हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें माना जाता है नाथ साहित्य का प्रवर्तक। नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का जो है प्रथम गद्यकार कहा है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्यकार कहा है। मिश्र बंधुओं ने जो है अगर देखा जाए तो इनके अनुसार हिंदी का अगर कोई प्रथम गद्यकार है तो कौन है? गोरखनाथ जी हैं। वो कौन है? गोरखनाथ जी हैं। षष्ठ चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक माने गए हैं। इसे खष्ट भी पढ़ते हैं। षष्ठ चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक माने गए हैं। षष्ठ चक्रों के योग मार्ग के प्रवर्तक माने गए हैं। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक माने गए हैं। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक माने गए हैं। प्रवर्तक माने गए हैं।
हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक माने गए हैं। कौन माने गए हैं? गोरखनाथ जी माने गए हैं। इस बात को भी आप भूलेंगे नहीं। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है प्यारे साथियों। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना गया है प्यारे साथी, अवतार भी माना गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना गया है। और यहीं पर प्यारे साथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें प्यारे साथियों तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन मानते हैं प्यारे साथियों। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और एक महाराष्ट्र के संत हैं प्यारे साथी ज्ञानदेव। यह मानते हैं कि हम शिष्य परंपरा में आते हैं, गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में मिलते हैं। मैं गोरखनाथ जी का क्या हूँ? शिष्य हूँ। महाराष्ट्र के कौन? महाराष्ट्र के ज्ञानदेव जी एक संत प्यारे साथियों हैं और ये मानते हैं कि मैं क्या हूँ? गोरखनाथ जी का शिष्य हूँ। तो गोरखनाथ के संबंध में जो विशेष तथ्य हैं प्यारे साथियों हमने आपको बताया, इन तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि हम आगे बात करें प्यारे साथी, तो मिलेगा नाथ पंथ के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या कथन रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नाथ पंथ ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा आचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली है। अब इस बात को ध्यान रखिए, कितना बढ़िया कथन कहा गया है कि नाथ पंथ ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा आचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली हुई थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है। इसी ने इस साहित्य को नीरस लोक विदिष्ट क्षयिष्णु बना दिया था। प्यारे साथियों इससे पहले हमने बताया जो सिद्ध साहित्य में क्या था कि वह जो उनका योग साधना था, साधना योग मार्ग था, उसमें माना गया कि जो स्त्री अगर है तो योग साधना जो है पूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि हमने बताया वहां पर स्त्री का जो रूप है एक ईश्वर के रूप में ही देखा गया, ठीक है। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो जो नाथ साहित्य में नाथ पंथ लोग हैं वो कहते हैं कि वो तो भोग विलास की चीज़ें आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ही चीज़ें आप समझें। तो इसलिए नाथ पंथ लोग मानते हैं क्या, स्त्रियों से जो है हमें दूर रहना चाहिए, हमारे साधना मार्ग में वो बाधक ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए स्त्रियों के अभाव में बताया गया कि रोखापन है, जो है आप कर्कश वाणी भी समझ सकते हैं, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इसलिए रखा गया। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है गोरखनाथ के संबंध में कहा गया कथन है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज का क्लास आप समझ लिए होंगे कि आपके आज के इस क्लास में गोरखनाथ के संबंध में जितनी जानकारियां दी गई हैं वो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इसको बिना कहे हुए पूरा जो है किनारे से आप लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए जो है
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।